नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो क्लास हो रही थी पहले, वो हो रही थी बायोलॉजी में विटामिन्स की क्लास हमारी चल रही थी और विटामिन्स को हमने पूरा का पूरा क्लियर भी किया था। और आज जो हमारी क्लास चलेगी वो केमिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु के बारे में। तो चलते हैं अपने क्लास पे और लगाते हैं हेडिंग मेटल एंड नॉन मेटल। हिंदी में धातु व अधातु। धातु व अधातु। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर धातु और अधातु को पहचानने का क्या नियम है, क्या तरीका है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। या कह लें कि एक तरह से परिभाषा जो होती है, धातु की क्या परिभाषा होती है, अधातु की क्या परिभाषा होती है, उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक आता है यहाँ पे मेटेलॉइड। मेटेलॉइड यानी इसको कहते हैं हिंदी में उपधातु। तो हालांकि कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं इस पे, यानी कि 4-5 क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं, तो वो हम लोग एक अलग ही चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी अगर हम सिर्फ मेटल नॉन मेटल का कंपैरिजन करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि होता है ना, 2 का कंपैरिजन ज्यादा अच्छा होता है बशर्ते 3 के। तो चलते हैं अपने क्लास पे, यानी कि आप बीच में एक हेडलाइंस दे दीजिएगा और यहाँ से हम लोग धातु और अधातु के बीच में जो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं पहले अंतर पे। आप लोगों ने ये कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो पहला अंतर होगा, पहला अंतर, कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं। यानी कि कोई भी धातु आपके आसपास मौजूद है, उस पे कैसे चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, यानी कह सकते हैं आप उसको धनात्मक। यानी उस पे कैसे चार्ज होंगे, तो धनात्मक चार्ज होंगे। अगर कोई भी आपके आसपास धातु है तो उस पे होगा कैसा चार्ज, धनात्मक चार्ज होगा। और वहीं अगर बात करें हम अधातु की, तो इस पे ऋणात्मक आवेश होंगे। यानी अगर बात करें धातु की तो उस पे धनात्मक चार्ज होगा, और बात करें अधातु की तो उस पे कैसे चार्ज होंगे, कैसे आवेश होंगे, ऋणात्मक आवेश होंगे। ठीक है, तो ये होती है। अब अगर हम जानेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पे कि कौन कौन से धातु हैं जिसपे कि जैसे, अरे धातु तो सारे हो गए, जैसे कि आपके एग्जाम्पल ले लो, Au हो गया, Ag हो गया, कॉपर हो गया, ये सब पे कैसे चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं, यानी कि धनात्मक चार्ज होते हैं। वहीं अगर हम बात करें और धातु की, तो इस पे हम ले सकते हैं, इसके उदाहरण के लिए फास्फोरस ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। ये सारे उदाहरण होते हैं आपके किसके, अधातु के। और धातु के हो गए अर्जेंटिनम हो गया, ऑरम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, धातु के उदाहरण हो जाते हैं। दूसरा, ये तो एक हो गया। दूसरा, धातु मुख्यतः क्या होते हैं, ठोस आकार के होते हैं। यानी उसका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो हम दूसरा लिखेंगे कि धातु सामान्यतः ठोस होते हैं। ठीक, धातु सामान्यतः कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। उदाहरण भी यही लिख सकते हैं आप, क्या है भाई, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या हो गया,
धातु हो गया और ये किस अवस्था में रहता है, तो ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन हर वाद का क्या होता है, एक अपवाद होता है ना, हर वाद का एक अपवाद होता है। तो अपवाद में आप लिख सकते हैं एक, आप सबने नाम सुना है मरकरी, मरकरी, मरकरी का क्या है चिन्ह, संकेत क्या है उसका, तो Hg, Hg इसका संकेत है। तो Hg जो होता है मरकरी, वो है तो धातु ही है ना। आपसे सवाल पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा धातु है जो धातु है लेकिन वो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक, ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। तो मरकरी जो होता है वो कमरे की ताप पर, हम कह रहे हैं सामान्य ताप नहीं, सामान्य ताप अलग हो जाएगा। अगर बात आए कमरे की ताप पर, तो कमरे की ताप पर क्या होता है, कमरे की ताप का मान ले लीजिए 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, कमरे की ताप होती है। और उस कमरे की तापमान पर भी मरकरी जो होता है कैसा होता है, वो लिक्विड अवस्था यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है कैसे अवस्था में पाया जाता है, तो तरल अवस्था में ये पाया जाता है मरकरी। कहाँ भाई, तो कमरे की तापमान पर। और क्वेश्चन इसको पूछ देता है कि कौन सा धातु है जो कमरे की तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो भैया कौन सा है, तो मरकरी है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा तापमान हम और बढ़ा दें, आप लोगों ने ये लिख लिया तो मैं इसे मिटा दूंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिख नहीं रहा है और आप लोगों को यहाँ से दिखेगा फिर, ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि ये तो कमरे की ताप की बात हो गई, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज और टेम्परेचर ऑफ इज अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम इससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि तापमान जो है हम इससे थोड़ा और ज्यादा कर देते हैं हम 30 डिग्री, ठीक है, कर देते हैं हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको सामान्य ताप हो गया तापमान। अब इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ 2-3 धातु ऐसे हैं जिन जो रहते तो पहले ठोस अवस्था में है, लेकिन जब वो इस तापमान पर आते हैं, इस तापमान के हिसाब से आते हैं, तो वो उनका जो है वो तरल अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं एक सीजियम, सीजियम CS, इसका संकेत क्या होगा, सीजियम, इसका संकेत होता है CS। दूसरा देखेंगे गैलियम, गैलियम, गैलियम। तो ये जो गैलियम है और सीजियम है, ये क्या होता है, जब ये सामान्य ताप पर आता है, यानी कि सामान्य ताप क्या ले सकते हैं आप, अगर अपने हथेली पर भी, ठीक है, अगर अपने हथेली पर भी इसको रखेंगे, यानी पहले होते हैं ये ठोस में, कैसे, ठोस में, लेकिन जैसे ही ये इस टेम्परेचर पे आएगा 30 डिग्री के आसपास, 30 उस टेम्परेचर पे आएगा, नहीं, अगर हमारा टेम्परेचर क्या होता है 37 तो 38 होता है, ठीक है, लेकिन अगर 30 डिग्री टेम्परेचर तक भी आया तो ये क्या हो जाता है, हमारी हथेली पे भी अगर हमने इसे रखा तो ये पिघलने लगता है, यानी ठोस से ये किस अवस्था में बदल जाता है, ये तरल अवस्था में बदल जाता है। और वही बात करें अगर मरकरी की, तो ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ये बात हो गई किसकी, धातु की। वही अगर हम बात करें अधातु की, अधातु की, तो हमने क्या बताया ठोस में कि ये सामान्यतः कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, यही लिखा है, तो सामान्यतः कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो वही बात करें अगर हम अधातु की, तो ये सामान्यतः, यह सामान्यतः
मुलायम व गैसीय होते हैं। कैसा होता है ये सामान्यतः? मुलायम और गैसीय होते हैं। ठीक है, अपवाद के तौर तो ये सामान्यतः मुलायम और कैसे होता है? गैसीय होते हैं। अधातु होते हैं मुलायम और गैसीय होते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस ले लिया, आयोडीन ले लिया, एक्सेट्रा। अब देखो, हर वाद मैं पहले भी बता चुकी हूँ अधातु के समय में कि हर वाद का एक अपवाद होता है। तो अपवाद क्या हो सकता है? तो मुख्यतः ये सामान्यतः ये क्या होते हैं? गैसीय और मुलायम होते हैं। लेकिन वही एक अधातु की बात करें जिसका नाम होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन जो पाया जाता है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। मुलायम नहीं है, गैसीय नहीं है, कैसा है ये? तरल अवस्था है। और दूसरा एक नाम है कार्बन। ठीक, दूसरा एक नाम है कार्बन जो पाया जाता है किस रूप में? ये पाया जाता है ठोस अवस्था में। यानी कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कार्बन क्या है, सॉरी कार्बन कह रही हूं, कोयला क्या है? कार्बन का ही एक अपरूप है। हीरा क्या है? कार्बन का ही एक अपरूप है। तो ये सब क्या है? ठोस है। तो इसीलिए कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है? कार्बन क्या है? एक अधातु है, लेकिन किस अवस्था में है? मुलायम और गैसीय ना होकर के कैसा है ये? ठोस अवस्था में है। उसी प्रकार ये ब्रोमीन होना चाहिए कैसे? मुलायम और गैसीय, लेकिन है कैसा? तरल आकार में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, आपसे क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा अधातु है, वह कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन आप लिख दीजिएगा। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो कार्बन लिख देंगे। वही बात करेंगे अगर आप अधातु की, तो वो कौन सा धातु, वही अगर धातु की बात करें तो कौन सा धातु है जो किस अवस्था में? कमरे की ताप पर भी पाया जाता है तरल अवस्था में। तो कौन सा है? तो भाई मरकरी है, यानी कि Hg है। वहीं अगर बात करें सीजियम और गैलियम की, तो ये सामान्य ताप पर, ठीक है, सामान्य ताप पर। यह क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा धातु है जिसको हथेली पर रखने से भी पिघल जाता है, यानी कि ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो हम सीजियम या गैलियम, आपका ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप कोई एक इसको आराम से टिक कर सकते हैं। चलो अगला अब हम बात करते हैं मेटल के बारे में, यानी कि धातु के बारे में। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसे मिटा रही हूँ। अब बात करते हैं धातु की तीसरे डेफिनेशन के बारे में। तो धातु का तीसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है कि धातु क्या होते हैं? आघात वर्धनीय, या इंग्लिश में कह लें तो मैलिएबल होते हैं। धातु कैसे होते हैं? धातु आघात वर्धनीय होते हैं। धातु आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय को इंग्लिश में कहा जाता है मैलिएबल। ठीक है, तो आघात वर्धनीय का क्या होता है? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आघात वर्धनीय मतलब आघात मतलब क्या? चोट। और वर्धनीयता का मतलब होता है फैलना। यानी कि कहा जाता है ना कि आग में तप करके ही सोना निखरता है। ठीक है, तो उसी तरह से जितना उसको चोट मारो वो उतना ही क्या करता है? फैलता है।
तो आघात मतलब कोई शीट है, कोई धातु है, उस पे जितना ही चोट मारते जाओ, हथौड़े का चोट लगाओ, वो उतना ही क्या होगा, फैलते चले जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं सोना। हमारे घर में औरतें जो होती हैं या हम लोग जो जनरली महिलाएं, कुछ पुरुष भी होते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह जो भी ज्वेलरी बनता है हमारे आसपास में सोने चांदी का, तो उसको आखिर कैसे बनाया जाता है? या तो उसका तार बनाया जाता है या फिर उसको क्या कहते हैं, उसको शीट यानी कि चादर के तौर पे बनाया जाता है। तो धातु क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि अगर वो है उसको जितना पीटते जाओगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चौड़ा चौड़ा होते जाएगा, एक पतली सी चादर बनती चली जाएगी। आघात वर्धनीय का ता का मतलब यही होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमने अभी लिया, जैसे बताया सोने के बारे में, ठीक है, चांदी के साथ भी वही होता है। हम लोग जो रोटी वगैरह देखते होंगे कि एक सिल्वर फॉइल आता है, ठीक है, सिल्वर फॉइल आता है जिसमें कि खाना को गर्म करने के लिए हम जनरली रोटी वगैरह लपेट करके रखते हैं उसको। एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल होता है। या फिर हम लोग मिठाई वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें देखते होंगे कि चांदी का वर्क चढ़ा होता है ना, यानी चांदी की पतली पतली चादर, उस पे चादर क्या पूरा ढक नहीं दिया जाता है, ऐसा लगता है कि उस पे चांदी की परत चढ़ाई गई हुई हो। ठीक है, तो वो सब कैसे होता है, वही सिस्टम है कि उसको क्या किया जाता है, बहुत ही पतली सी चादर के रूप में ढाल दिया जाता है, जिसके बाद हम मिठाई हो या फिर ये एल्यूमिनियम फॉइल जिससे कि हम खाना वगैरह ठंडा होने से बचाते हैं। अगर सोने का हो जाए तो क्या होगा, सोने का भी वर्क मिठाई पे चढ़ाया जाता है ना। और दूसरा क्या, इससे हम लोग जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, देखते हो कि ज्वेलरी अगर गहना वगैरह बनता है तो बहुत ही पतली पतली सी चादर होती है सोने की, जिसको मोड़ मड़ोड़ करके उसका गहना या फिर जो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आघात वर्धनी। यहां से एक क्वेश्चन निकलता है कि सबसे अधिक आघात वर्धन्यता वाला धातु कौन सा है। ठीक है, वह कौन सा धातु है इसमें सबसे अधिक आघात वर्धन्यता पाई जाती है। तो आप लोग आंसर क्या देंगे, हाँ, सोना सबसे अधिक आघात वर्धन्यता वाला धातु तो सोना की आघात वर्धन्यता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई सोने की। उधर ही अगर हम बात करें अगर हम अधातु की बात करें तो ये क्या होता है, आघात वर्धन्यता होती है। सबसे अधिक आघात वर्धन्यता की बात करें तो सोने में पाया जाता है। वहीं अगर हम इसका बात करें तो ये क्या होते हैं, आघात वर्धन्यता नहीं पाई जाती है। यानी क्या होते हैं ये, तो भंगुर होते हैं। यानी आपको क्या बोला था कि अधातु, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिया कोयला पे अगर एक चोट मारे, एक हथौड़ा मारे, तो क्या वो फैलेगा, क्या वो चिपटा होगा, नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, वो टूट जाएगा। इसीलिए अधातुओं में आघात वर्धन्यता नहीं पाई जाती है, जबकि धातुओं में आघात वर्धन्यता पाई जाती है। अधातु क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। और इसको आप कितना भी हथौड़े की चोट मारो, ये धीरे धीरे क्या पतली पतली और पतली सी चादर बनती चली जाएगी। ये तो हो गई आघात वर्धन्यता की बात, यानी उस पर चोट मारना। अब होता है दूसरा फैलाना, कि अगर धातु को अगर हम फैलाएं तो क्या वो फैलती है, या धातु को अगर हम फैलाएं तो क्या वो फैलती है। अधातु की बात तो यहीं से समझ है, जब वो उस पर अगर एक हथौड़ा मारने से क्या होता है, वो टूट जाता है, तो क्या वो कभी फैलेगा, नहीं फैलेगा।
तो हम करते हैं बात पहले धातु की। तो हम लिखेंगे कि धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं। धातु तन्य होते हैं या धातुओं में तन्यता पाई जाती है। धातु कैसे होते हैं? तन्य होते हैं। वही अगर हम ये बात करें तो यही तो आपका निकल जाएगा कि धातु क्या होती हैं? भंगुर होते हैं, यानी कि ये तन्यता इसमें नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे वही फिर लिख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, कॉपर, ये सब तन्य, मतलब अगर इसको खींचो तो वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमने 1 ग्राम सोना लिया, 1 ग्राम सोना लिया, तो हम करीबन 2 किलोमीटर के जितना 2 किलोमीटर के आसपास हम लोग इससे एक लंबी सी तार खींच सकते हैं। एल्यूमिनियम से भी तार होता है ना, हम लोग तार घर में यूज करते हैं बिजली के लिए। कॉपर से यानी तांबे का भी हम लोग तार यूज करते हैं बिजली के लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉपर का भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है? धातु तन्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा सोना, जो कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब जो है धातु जो होते हैं तन्य होते हैं। और क्या बताया कि 1 ग्राम अगर हमने सोना लिया तो उससे 2 किलोमीटर के जितना हम क्या कर सकते हैं? इससे तार बना सकते हैं। तो धातु क्या हो गई? तन्य हो गई। वहीं अधातु क्या हो गए? भंगुर हो गए। ठीक है, यानी कि इजीली टूटने वाले चीजें हो गई। अब हम चलते हैं धातु के अगले डेफिनेशन पे कि आखिर धातु अब और क्या तरीका है पहचानने का। अच्छा, एक बात और कि इस सोने की, ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन से होते हैं? तो सबसे अधिक आघात वर्धन्यता भी सोने में पाई जाती है और सबसे अधिक तन्य, सुनो, यानी सबसे अधिक आघात वर्धन्यता भी सोने में ही पाई जाती है और सबसे अधिक तन्यता भी किसमें होती है? सोने की ही होती है। और सोने की इसी खूबी के वजह से, ठीक है, सबसे अधिक आघात वर्धन्यता और सबसे अधिक तन्यता, इसी खूबी के वजह से रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसे अपने एक प्रयोग में लाया था। यानी इसी के वजह से, इसी खूबी के वजह से इस सोने का प्रयोग किया था अपने एक एक्सपेरिमेंट में, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा प्रकीर्णन अनुप्रयोग। यहां लिख सकते हैं, सोने की सबसे अधिक आघात वर्धन्यता व तन्यता के वजह से रदरफोर्ड ने इस धातु को अल्फा प्रकीर्णन अनुप्रयोग, इस धातु पर अल्फा प्रकीर्णन अनुप्रयोग किया था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अल्फा प्रकीर्णन अनुप्रयोग किस धातु पर किया गया था, तो हम क्या लिखेंगे? सोना लिखेंगे। किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रदरफोर्ड का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कि भाई किसके वजह से? तो सोने की कौन सी खूबी की वजह से?
तो सबसे अधिक आघातवर्धन्य और सबसे अधिक तन्यता की वजह से इसका इस्तेमाल किया गया था। अब चलते हैं हम अगले डेफिनेशन पे धातु के। कितना नंबर तक हम लोगों ने लिख लिया? 4 लिख लिया। चलो आगे हम 5वां पॉइंट लिखते हैं। तो 5वां पॉइंट क्या होगा? धातु उष्मा या विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण के तौर पे सब तो पता ही है, जैसे एल्यूमिनियम क्या है? विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है। चांदी क्या है? विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। एल्यूमिनियम भी विद्युत का सुचालक है। लेकिन हाँ, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल हो सकता है इसका Ag हो जाएगा, Al हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो ये सब क्या है? विद्युत के काफी अच्छे सुचालक हैं। वहीं फिर बात आती है, हर किसी का कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो इसका अपवाद है Pb। Pb को कहा जाता है लैटिन में प्लम्बम, और ऐसे लेड या सीसा। ठीक है, प्लम्बम एक धातु है जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक है। यानी सीसा क्या है? प्लम्बम क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। बाकी धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। वहीं अगर हम बात करें अधातु की, तो अधातु क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सामान्यतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जिस प्रकार धातु में एक अपवाद था सीसा, उसी प्रकार अधातु में भी एक अपवाद है, और उसका नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, अधातु का अपवाद क्या है? ग्रेफाइट, जो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। हम लोगों ने 5वां पॉइंट लिखा कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं सामान्यतः, लेकिन अपवाद के तौर पे आता है प्लम्बम, जिसको कहते हैं लेड या फिर सीसा, जो विद्युत का कुचालक होता है। वही अधातु सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जब बात आती है ग्रेफाइट की, तो वो विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई धातु अधातु की। तो आज हमारी क्लास रहेगी गुड और बैड कंडक्टर, यानी धातु क्या होते हैं? उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और अधातु क्या होते हैं? उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अगली क्लास जो हमारी होगी, एक दो डेफिनेशन और बचा हुआ है धातु और अधातु का, तो हम लोग वहां से करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो, धातु अधातु करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम पेरियोडिक टेबल अगर हम पढ़ रहे हैं, तो पेरियोडिक टेबल से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है, जिसको हमें सेपरेट करने में क्या हो जाएगा, या फिर कौन सी उपधातु है जो हमें सेपरेट करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। पेरियोडिक टेबल को बनाने में हमारे क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। तब तक आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारी जो है आने वाली क्लास आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।